हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज अगर प्रॉपर्ली आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है और आवाज आ रही है। तो ऑल राइट, ग्रेट। तो चलो फटाफट अपन सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, मैं आपको, जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि हमारे काफी सारे बैचेस हैं। राइट, करंट अफेयर्स का बैच है हमारा, पीडीएफ और लाइव बैच है ये। और जनरल स्टडीज का प्री और मेंस कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट जनरल स्टडीज की तैयारी करवाते हैं, जीरो से तैयारी बैच का नाम है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग का बैच कुछ दिनों में बस लॉन्च हो रहा है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कम सेल्फ स्टडी बैच है। तो इन सभी बैचेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर 9713282838, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी करंट अफेयर्स की क्लास को कैसे अप्रोच करना है, तो जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ऑलरेडी मटेरियल पहले से ही मिल जाता है और आपको बस मटेरियल को गो थ्रू करना होता है, रीड करना होता है। और उसके बाद फिर आप जब रीड करते हो तो उस दौरान आपके जो भी डाउट्स आते हैं तो क्लास के दौरान आप वो डाउट्स जो है वो उठा सकते हो। और इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक के ऊपर आपकी डेवलप होती है, मेमोराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है आपका, क्योंकि आप मतलब दो बार टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। एक बार आप खुद से पढ़ते हो और नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता हूँ अगर कोई डाउट्स आते हैं तो। राइट, तो इससे आपकी एक और फायदा होता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। राइट, तो चलो फिर सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो स्विस कैनाल के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आशियान के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ दिनों पहले ही ये टॉपिक आया था, मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। और बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है ये दोबारा से जो तीन कैपिटल्स जो लेकर आई थी, आंध्र प्रदेश तीन कैपिटल्स को लेकर एक बिल जो हम लोग को सामने देखने को मिला था, तो उसको जो है वो अभी हटाया जा रहा है। तो इसको लेकर द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी थी। राइट, रिपील ऑफ लॉस के बारे में आपको शायद याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले, जो किसान के जो बिल हम लोग को देखने को मिले, एग्रीकल्चरल बिल्स, तो उनको जब रिपील किया गया था तो उसी समय इस बिल के बारे में भी जो है वो चर्चा हुई थी कि काफी सारे जो किसान है यहाँ पर भी जो है वो परेशान है, क्योंकि उनकी जमीन जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो ली जा रही है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए इस पर्टिकुलर बिल को भी हटा दिया गया है, इस पर काम किया जा रहा है। राइट, और डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे एक सामने आया है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली एक रिपोर्ट भी और सामने आई है जिसमें ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में बात हो रही है, यानी कि डेमोक्रेसी से किस प्रकार से शिफ्ट जो है वो हो रहा है आज की डेट में। यानी कि आप कह रहे हैं कि कंट्री जो है, मतलब इस प्रकार से रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी से जो है वो एक प्रकार का शिफ्ट ले रही है। राइट, और जैसे मोनार्की होता है ना, उस टाइप का शिफ्ट जो है वो लिया जा रहा है, वन मैन रूल की तरफ जो है वो शिफ्ट लिया जा रहा है। काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो उस पर एक काफी अच्छा काफी अच्छी एक रिपोर्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको लेकर एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लॉज है 35, क्लॉज नंबर 35, शायद आपको याद आ रहा होगा। क्या है क्लॉज 35 के अंदर, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा करी है, विद इन 1 वीक में दूसरी बार ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। पिग्मी हॉक्स क्या है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, और एमएसपी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे कि एमएसपी एक्चुअली में है क्या। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो है वो हम लोग लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो स्विस कैनाल, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि स्विस कैनाल की लोकेशन, और क्या ये स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, मैनमेड कैनाल है? जल्दी बताओ, क्या ये नहर एक मैनमेड नहर हम लोग को देखने को मिल रही है? मानव द्वारा बनाई गई नहर है क्या ये? यस, ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको होनी चाहिए। ये बेसिकली आप देखेंगे इस्थमस ऑफ स्विस जो हम लोग को इजिप्ट में देखने को मिलता है, उसको कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ और रेड सी के साथ। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी भी है। और यहाँ पर अभी कुछ समय पहले एक जहाज भी जो है वो हो गया था, फंस गया था, आपको शायद पता होगा। तो बहुत दिक्कतें जा रही थी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रूट हम लोग को देखने को मिलता है ट्रेड परस्पेक्टिव से। राइट, और इवन ये कैनल जो है वो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने वाला कैनाल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, यूरोप के बीच में और इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के बीच में शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है ये। राइट, अरे अरब्स ने इस रूट पर जो है वो कब्जा कर लिया था। राइट, आपको शायद पता होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो। और इसी कब्जे के कारण हमें देखने को मिला था कि जो यूरोपियंस जो है
उनको एक लंबा रूट जो है वो लेना पड़ा। और कौन सा रूट लेना पड़ा, कौन से केप से होकर उनको गुजरना पड़ा, केप ऑफ गुड होप। याद आ रही है चीजें। तो इसी रूट के ऊपर जो है वो अरब्स ने कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग लेन। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जहाज जो है वो जाते हैं, जहाज होकर गुजरते हैं। और पूरे दुनिया भर का 12% से भी ज्यादा ट्रेड बाय वॉल्यूम इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई और डाउट आया होगा। ये बस थोड़ी सी बेसिक सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है कि ये जो आर्टिफिशियल जो ये रूट जो हमें देखने को मिलता है, राइट, ये स्विस कैनाल जो हमें देखने को मिलता है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो उसकी एक हिस्ट्री जो है वो आप सर्च करिएगा। ये आपके लिए टास्क है, फ्री टाइम पे सर्च करिएगा। अभी उतनी कुछ खास एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होगी तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट अभी फ्री टाइम में इसकी एक बेसिक सी हिस्ट्री जो है वो सर्च कीजिएगा। अब जीएस पेपर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आशियान जो है, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आशियान जो है वो किस पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है ना कि एग्रीमेंट, किस एग्रीमेंट या किस डिक्लेरेशन का पार्ट है, यानी कि किस एग्रीमेंट के थ्रू या किस डिक्लेरेशन के थ्रू आशियान को स्टैब्लिश किया गया था। बताओ। बैंकॉक, वेरी गुड। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आशियान को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था, इसको बनाया गया था 1967 में। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, 1967 और बैंकॉक, वेरी गुड। तो अभी देखिए इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को, ये आपको शायद हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले, आपको याद आ रहा होगा कि चाइना जो है वो म्यांमार डिमांड कर रहा था कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उसको जो है वो शामिल करें आसियान समिट में। याद आ रही है आपको ये वाली बातें, हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस की, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कीजिएगा, तो उसमें हमने इस पूरे टॉपिक को, आसियान टॉपिक को डिस्कस किया था। तो अभी हो क्या रहा है, चाइना ने अनाउंस किया है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का डेवलपमेंट असिस्टेंस आसियान के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट और रोल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस चीज को देखते हुए जो चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट को काउंटर करते हुए यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहा है, राइट। इसने बोला है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कॉपरेशन को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये बेसिकली असिस्टेंस, हेल्प जो है वो प्रोवाइड करा रहा है आशियान नेशन को, राइट। तो ये चीजें बस बेसिक सी जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर 30वीं एनिवर्सरी आशियान चाइना डायलॉग रिलेशनशिप की हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसी पर ही ये घोषणा जो है वो की गई है, राइट। और साथ ही साथ इसने जी ने जो है, जी जिनपिंग, इसने ये भी कहा है कि एक मिनट, इसने ये भी कहा है कि चीन कभी भी आधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं करेगा। हंसी आ रही है इस चीज को सुनकर, राइट, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है वो किस टाइप की पॉलिसी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चाइना की किस टाइप की पॉलिसी है, बताओ जरा, बताओ जरा। चाइना की किस टाइप की पॉलिसी, ये बोल रहा है कि ये छोटे देशों को दबाएगा नहीं, बट साउथ चाइना सी में आप जानते हैं कि इसने किस प्रकार से जो है वो कंट्रोल करके रखा हुआ है, किस प्रकार से छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को जो है वो दबा के रखा है। कैसी पॉलिसी है इसकी, बताओ। मैंने आपको बताया नहीं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंड करने की इसकी हमेशा से पॉलिसी रही है। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इसकी रही है, राइट। ये एक्सपेंड करता है, विस्तार करता है, हमेशा से इसकी नीति जो है वो विस्तार करने की रही है, हमेशा से। तो जो ये इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट को ऑब्वियस ही बात है कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए, राइट, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वी नो अबाउट इट। हमने इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझा है कि इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और ये इसके खून में ही है कि इस प्रकार से छोटी कंट्री को दबाकर अपने, उनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लेना। जिस प्रकार से आपको साउथ चाइना सी की पूरी केस स्टडी बताई है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट। और चीन व्यवधानों को खत्म करने के लिए आसियान के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो ये वाली चीज जो है उसने कही है। और हालांकि हमने आसियान के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट आ रहा होगा, तो कोई डाउट है तो पूछ लो आसियान के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। आपने एक रीडिंग तो करी होगी, मैंने आपको बोला था कल ही आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी थी, तो आपने रीडिंग करी होगी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इसका मोटो है। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया, जकार्ता में हम लोग को देखने को मिलता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपसे पूछा था, इसके फाउंडिंग फादर का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, राइट। इसके 10 मेंबर्स के नाम आपको बस थोड़े से पता होने चाहिए, राइट। और इंडिया के लिए आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने डिस्कस किया था इंडिया की एक्ट पीस पॉलिसी जो हमारी देखने को मिलती है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो सागर विजन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान का। हमारा 86.9 बिलियन ट्रेड जो है वो आसियान मेंबर कंट्रीज के साथ होता है, ठीक है। तो चलो, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
आप मुझे बताएं कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स के नाम कौन सी 3 कैपिटल्स हैं आंध्र प्रदेश की। मतलब एक्चुअली अभी आई नहीं है, ये प्रपोजल जो है वो रखा गया था, बट अभी इस चीज को, इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो ये 3 कैपिटल्स बनाई जा रही थी, उस कानून को रद्द कर दिया गया है। बताइए जरा कहां कहां पर आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ये जो प्रपोजल जो है वो रखा गया है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल न्यायिक राजधानी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट पेयर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आंध्र प्रदेश की असेंबली ने एक बिल जो है वो पास किया, जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट, इसको ये रद्द कर रहे हैं, और कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 के तहत इसको रद्द कर रहे हैं, यानी कि इनकी कैपिटल्स को रद्द कर रहे हैं। तो ये बिल जो है, ये दोनों बिल के नाम आपको पता होने चाहिए, आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन अधिनियम 2020, राइट। तो बिल्कुल आप लोग आंसर भी जो है वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो यही फायदा होता है कि एक बार पहले इसकी रीडिंग करो आप, और उसके बाद फिर रीडिंग करते समय कोई डाउट आता है तो डाउट को जो है वो लिख लो, राइट। और नेक्स्ट डे जब लाइव क्लास आप अटेंड करो तो मुझसे आप डाउट पूछ लो और क्वेश्चन के आंसर दो, तो इससे मेमोराइजिंग पावर काफी इंक्रीज होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, हालांकि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज तो लिखी नहीं है, बट आप लोगों ने द हिंदू पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या वजह थी इनके रिपील करने की, रद्द करने की, इस प्रकार के प्लान्स को, इनके 3 कैपिटल के प्लान्स को, क्या वजह थी? हमने द हिंदू में जो है वो इसके बारे में एक बेसिक सा डिस्कशन जो है वो किया था। वी नो अबाउट इट। द मेन इशू यही था कि सरकार जो है ये डेवलपमेंटल प्लान्स के थ्रू जिन जिन एरियाज पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो अब कैपिटल्स अगर अलग अलग बनेंगी तो ऑब्वियस ही बात है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप होगा ही, गवर्नमेंट मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, इसका मतलब कहीं ना कोई जमीन तो लेनी पड़ेगी सरकार को अपने कंट्रोल में। तो सरकार ने जब अपने कंट्रोल में जमीन लेने की कोशिश करी तो वहां के किसानों ने विरोध किया इसका, राइट। याद है द हिंदू के आर्टिकल में इस चीज के बारे में पढ़ा था कि काफी सारे लोग जो है वो विरोध कर रहे थे जमीन को लेकर, राइट, कोई जमीन नहीं देना चाह रहा था, तो ये विरोध के कारण ही इसको अभी रद्द किया गया है, राइट। और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ की जो सरकार है आंध्र प्रदेश की, ये और बेहतर प्लान जो है और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो आने वाले समय में लेकर आएगी, और अच्छा कानून लेकर आएगी, जिससे क्लैरिटी जो है वो हो पाएगी बेटर तरीके से। देखिए मोर क्लैरिटी टू द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो और क्लैरिटी होगी ये डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को लेकर। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो 3 कैपिटल्स को लेकर ये दोनों कानून जो है वो लाए गए थे 2020 में, जिसको रद्द कर दिया। तीनों कैपिटल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये तीनों कैपिटल के बेसिकली आपको नाम जो है वो पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट का कहना था 3 कैपिटल्स को लाने के लिए कि गवर्नमेंट एक सिंगल मेगा कैपिटल के अगेंस्ट है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बोलती है कि हम एक सिंगल मेगा कैपिटल के अगेंस्ट है, हमें पूरी अगर स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करना है तो ये बहुत जरूरी है कि अलग अलग एरियाज पर, स्टेट के अलग अलग एरियाज पर अलग अलग कैपिटल जो है वो होनी चाहिए, जो कि इंश्योर करेगा स्टेट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने ये चीज कहा था कि हम एक कैपिटल नहीं रखेंगे, एक राजधानी, एक विशाल राजधानी नहीं रखेंगे, रादर देन हम अलग अलग जगह पर राजधानी रखेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, एक स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, तो इन्होंने ये चीज कही थी। और डिसेंट्रलाइजेशन जो थी वो इसकी सेंट्रल थीम थी, विकेंद्रीकरण की, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन में हमें यही देखने को मिलता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक ही जगह पर एक ही मतलब जैसे कैपिटल जो होती है वो पावरफुल अथॉरिटी देखने को मिलती है, जितने भी मेन की अगर हम लोग बात करें ऑफिशियल की, तो वो कैपिटल पर ही स्टैब्लिश रहते हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग एरियाज पर जो है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो आप, एरिया वाइज की है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली, और इसके बारे में सभी मेजर कमिटीज ने भी रिकमेंड किया। कमिटीज के कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी, के शिवराम कृष्णन कमेटी, GNR कमेटी, GN राव कमेटी, राइट। तो और भी काफी सारी कमेटी ने इस प्रकार से रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं। अच्छा इश्यूज भी हैं, राइट। अगर आप 3 कैपिटल रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तो कोऑर्डिनेशन का इशू आएगा, लॉजिस्टिक का इशू आएगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, अगर हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करें, सॉरी एग्जीक्यूटिव और हालांकि ये तीनों ऑर्गन जो है आपस में कनेक्टेड हम लोग को देखने को मिलते हैं,
लेट्स से कि इवन स्पेशली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं मेन तौर पर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आपको बताएगा इसकी, जैसे हमें देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है आपस में लिंक्ड हम लोग को देखने को मिलती है, ये बात सभी लोग जानते हैं, है ना, आपस में लिंक्ड हम लोग को देखने को मिलती है। हर दिन डे टू डे बेसिस पर कार्रवाई जो है हम लोग को देखने को मिलती है, होती है एग्जीक्यूटिव और के बीच में और जुडिशरी के बीच में। कैसे? एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर आप पुलिस की बात करो, तो पुलिस को बार बार अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी होती है कोर्ट के सामने, राइट। ये जरूरी नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा, इवन हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो वहां पर जो है प्रस्तुत करनी होती है। सेकेंडली, हमें देखने को मिलता है कि कई केसेस में जैसे कि जुडिशरी जो है वो बुलाती है, राइट, किसको? एग्जीक्यूटिव को समन भेजती है, पार्लियामेंटेरियन सॉरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को जो है वो समन भेजती है, यानी कि एमएलए वगैरह को समन भेजा जाता है सामने प्रस्तुत होने के लिए। तो इसमें आप खुद देखिए कि कोऑर्डिनेशन में एक तो बहुत दूर दराज का डिस्टेंस होगा, तो अब डिस्टेंस होने के कारण पैसा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑफिशियल को एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना पड़ेगा। और देखिए ऑफिशियल का टाइम जो होगा वो ट्रैवलिंग में कितना बर्बाद होगा, रेदर देन प्रोडक्टिविटी की जगह कि ऑफिशियल अपने जो काम है, जो फंक्शन है, उसको प्रोडक्टिव तरीके से करने की जगह वो ट्रैवलिंग में अपना समय जो है वो व्यतीत करेंगे। तो ये इसके एक ड्रॉबैक्स हम लोग को देखने को मिल रही है, इसकी कमियां हम लोग को देखने को मिल रही है ना। तो ये एक इश्यूज है ये सब। और टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, तो इसमें आप कितना डिस्टेंस अमरावती से कुरनूल के बीच में लग रहा है, विशाखापट्टनम के बीच में लग रहा है, तो वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज आपको मेन मुद्दा पता होना चाहिए कि टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टाइम भी लगेगा ऑफिशियल्स के लिए और ये महंगा भी पड़ेगा, खर्चा भी होगा इसमें। और इवन ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर लेकर जाओगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ, और अगर बीच में कुछ हो जाए, हादसा हो जाए कुछ, तो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक डर है, राइट। सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि मेरे ख्याल से सिक्योरिटी इसमें नहीं लिखा है, बट आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम आप ड्रॉबैक्स वगैरह सोचकर भी मेंशन कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स है, राइट। और इसके अलावा इंडियन स्टेट्स और कौन सी है जिनके पास मल्टीपल कैपिटल्स हुआ करती थी? जैसे कि आप फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जानते ही हैं, तो वहां पर दो कैपिटल्स थी, श्रीनगर और जम्मू, राइट। समर कैपिटल, विंटर कैपिटल, पता नहीं अगली बात आप लोग को, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी दो कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला, राइट। महाराष्ट्र के अंदर भी दो कैपिटल है, मुंबई और नागपुर, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बेसिक सी। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट टॉपिक। इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आया होगा। चले आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, वेरी गुड। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो, डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे, एक डोमेस्टिक वर्कर का, घरेलू कामगारों के बारे में एक सर्वे हम लोग को देखने को मिला है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण हम लोग को देखने को मिला, ऑल इंडिया सर्वे, पहला ऑल इंडिया सर्वे है ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जो कि अभी रिसेंटली लाया गया है। किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो के द्वारा, श्रम ब्यूरो के द्वारा, राइट। इसमें ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कितने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, राइट, कितने घरेलू कामगार हैं, राइट। और इनमें से कौन लोग हैं जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं, कौन माइग्रेंट्स हैं, कौन नॉन माइग्रेंट है। तो ये पूरी चीज देखी जाएगी, कौन प्रवासी है, कौन गैर प्रवासी है, राइट, कौन अनौपचारिक रोजगार में संलग्न व्यक्ति हैं। तो ये पूरी चीज, यानी कि एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है सर्वे के माध्यम से, पहली बात तो, राइट। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो अपने खुद के मालिक के साथ उनके घर में रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं। जैसे कि होता है ना, काफी सारे घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स घर में ही रहते हैं, राइट। काफी सारे में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो सिर्फ काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, जैसे कि साफ सफाई का काम है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनका, उस पर आते हैं, है ना। तो ये चीज हमें देखने को होती है, ऐसा भी सर्वे बनाया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो देखे जाएंगे कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये पूरी तरीके से सर्वे के अंदर चीजें इन्होंने तैयार करी हैं, राइट, इस इन सब चीजों की एनालिसिस करने के लिए, राइट। तो सर्वे एनालिसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है, राइट। तो सर्वे के अंदर इंक्लूड किया गया है डिटेल्स कि कितने हाउस होल्ड हैं, लिव इन और लिव आउट डोमेस्टिक वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कितने घर में रह रहे हैं, कितने नहीं रह रहे हैं, यानी कि मालिक के घर में। तो ये वाली चीज भी जो है वो देखी जाती है, राइट। और एक ड्राफ्ट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये एग्जाम में आपसे ड्राफ्ट पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें चेंज हो जाते हैं कुछ समय में ही, बट इससे हमें पता लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो नेशनल पॉलिसी हम लोग को डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए देखने को मिल रही है, ये एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर विचार कर रही है अभी एट प्रेजेंट।
तो पॉलिसी अगर फाइनलाइज हो जाती है तो ये 50 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, जिसमें मेड्स हैं और ड्राइवर्स भी इंक्लूडेड है। एंड सेलियंट फीचर इस पॉलिसी के हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि कानून बनाया जाएगा, प्रॉपर कानून बनाया जाएगा और डोमेस्टिक वर्कर्स को कानून के तहत वेरियस अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डोमेस्टिक वर्कर जो है गाइस, उनके पास अधिकार होंगे अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, और ऐसे रजिस्ट्रेशन के तहत उनको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे अधिकार का एक्सेस मिल सकेगा। जैसे कि राइट टू फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, कि वो अपने खुद के संगठन और ट्रेड यूनियन जो है वो बना सकेंगे, राइट। तो ये चीज लोग की हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके पास मिनिमम वेजेस का अधिकार होगा, सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस हो पाएगा, इनको जो वायलेंस होता है, हरासमेंट होती है, जो अब्यूज होता है, उससे इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, हिंसा से प्रोटेक्शन मिलेगी, जो दुर्व्यवहार किया जाता है डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ उससे इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ये बढ़ा सकेंगे, एनहांस कर सकेंगे, राइट। हो सकता है कि इनको अलग से ट्रेनिंग भी जो है वो ऑफर की जाए, राइट, बेटर तरीके से ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसके बारे में हमने बात कर ली। साथ ही साथ कोर्ट का एक्सेस, ट्राइब्यूनल का एक्सेस, उसकी जानकारी इनको प्रोवाइड की जाएगी जब ये पर्टिकुलर कानून आ जाता है। तो फिर एक मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किया जाएगा इनको रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली प्लेसमेंट एजेंसी टाइप, राइट, कि एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली उस प्लेसमेंट एजेंसी पे कॉल करे, उसको अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर चाहिए तो वो जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता है ना, आपने कई बार सुना होगा कि सिक्योरिटी गार्ड की एक अलग एजेंसी होती है। आपको पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उस एजेंसी से कांटेक्ट करना है, वो एजेंसी आपके घर पर सिक्योरिटी लगवा देगी। और उस एजेंसी का काम होगा, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर एब्सेंट है तो उसकी बजाय दूसरा जो है वो लगाए, तो वो एजेंसी फिर रिस्पॉन्सिबल होगी। आपने कई बार सुना होगा और ऐसा देखा भी होगा, इस टाइप की प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं। तो ऐसे ही मैकेनिज्म जो है वो तैयार किए जाएंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ऑलरेडी जो मेजर्स लिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 जो है वो ऑलरेडी लागू किया हुआ है, जिसके तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी इंक्लूडेड है। हमारे पास काफी सारी स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि बात करें नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है हमारे पास, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, राइट, अगेन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। फिर जनानी सुरक्षा योजना है हमारे पास, राइट, सॉरी, जननी सुरक्षा योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। फिर आयुष्मान भारत, जिसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम आयुष्मान भारत। फिर आम आदमी बीमा योजना हम लोग को देखने को मिलती है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी मेरे, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मेरे ख्याल से 330 और मेरे ख्याल से 330 और 12 रुपए टाइप का जो है वो इंश्योरेंस होता है इसका, पता है आप लोग को इसके बारे में? बैंक से हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, बैंक से आप जो है वो इसका इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 लाख, 2 या 5 लाख का ये इंश्योरेंस होता है, इस टाइप का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, शायद आपको पता होगा इसके बारे में। वैसे 2 लाख का, शायद 2 लाख या 1 लाख का है, राइट, या अलग अलग इस प्रकार के कैटेगरीज हैं इस इंश्योरेंस के अंदर भी, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं 18 से लेकर 50 साल की उम्र के, तो उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है वो ये प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं सरकार की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। एंड डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल स्टैब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, जो डोमेस्टिक वर्कर जो है उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए, राइट, उनके करियर को और प्रोग्रेस में ले जाने के लिए ये चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, राइट। और इसके अलावा नहीं, बस ये इतना ही था, ये वाला टॉपिक यही तक ही था, राइट। तो आपको अगर कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, वैसे आई डोंट थिंक, काफी इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो, वी आर मूविंग फर्दर। तो ऑथोरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज से रिपोर्ट, तानाशाही में वृद्धि होती जा रही है, एक रिपोर्ट के द्वारा हमें पता लग रहा है। अब कैसे तानाशाही में वृद्धि होती जा रही है, अच्छा ये हो क्यों रहा है, इसके बारे में किसी ने सोचने की कोशिश करी कि एकदम से डेमोक्रेसी से हट क्यों रही है वापस से काफी सारी गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम से क्यों हट रही है डेमोक्रेसी से काफी सारी गवर्नमेंट? इवन जैसे कि हम बात करें कि एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज हो रही है, अवेयरनेस भी इंक्रीज होती जा रही है, बट देन टू व्हाई इट इज हैपनिंग? तो चलो, इस आप जब तक सोचो इसके बारे में, मैं आपको ये रिपोर्ट के बारे में बताता हूं।
ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, ये रिसेंटली रिलीज हुई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के द्वारा। ये रिपोर्ट ने रेफर किए हैं तीन मेन रिजीम टाइप्स: डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र शासन, हाइब्रिड मिश्रित शासन, और ऑथोरिटेरियन रिजीम सत्तावादी शासन। राइट, हाइब्रिड का मतलब समझते हो ना, मतलब कि ये ना ही आप इसको टोटली ऑथोरिटेरियनिज्म की कैटेगरी में रखोगे ना डेमोक्रेटिक की कैटेगरी में रखोगे, बीच की है हमें देखने को मिलती है। और हाइब्रिड और ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है, ये दोनों ही क्लासिफाई की जाती है एज अ नॉन डेमोक्रेटिक कैटेगरी के तौर पर। यानी कि अगर कोई कंट्री हाइब्रिड के अंदर भी आ रही है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक की कैटेगरी में ही इसको रखा जा रहा है। तो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पता लगी हैं, तो बताया गया है कि 2020 में, ये वो साल है, वो कोरोना वाला साल हमें देखने को मिल रहा है, राइट, इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी समय, इसी पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी से हटकर ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। 20 कंट्रीज जो है वो ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जो है वो मूव करी हैं, और 7 कंट्रीज ने डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो मूव किया है, राइट। और महामारी ने इस मौजूदा नकारात्मक प्रवृत्ति को 5 साल तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि ये जो मूव हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि एक कंट्री जो है वो मूव हो रही है, डेमोक्रेसी से हट रही है, तो इस चीज को बताया जा रहा है कि 5 साल से इंक्रीज कर दिया है, 5 ईयर्स से आगे बढ़ा दिया है, यानी कि और तेज कर दिया है, राइट, कि 5 ईयर्स तक इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा महामारी के कारण। और ये 1970 के दशक में लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की शुरुआत के बाद से नकारात्मक दिशा में बढ़ती एक लंबी अवधि बताई जा रही है। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जिसके अंदर स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज आती हैं, और इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इसके अंदर। साथ ही साथ वेरियस स्टडीज में परफॉर्मेंस एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो स्टडीज सामने आई हैं, काफी सारी स्टडीज, काफी सारी रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें क्या परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला। तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया ब्राजील का केस और इंडिया का केस। इन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो काफी चिंताजनक बताए जा रहे हैं, राइट, चिंताजनक एग्जाम्पल्स हैं ये, राइट। और इंडिया की बात करें तो इंडिया मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी में इसको रखा गया है, जो कि ये सन 2000 में थी। मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी को लेकर जो हमारा स्टेटस 2000 में था, सन 2000 में, वो अभी भी एट प्रेजेंट सेम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स और 3 मेंबर यूरोपियन यूनियन के, हंगेरी, पोलैंड और सोल्वीनिया, तो इनको जो है वो देखा गया कि यहां से डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन हुई, यानी कि डेमोक्रेटिक जो रिजीम है वो डिक्लाइन हुआ है, राइट, वो गिरा है। तो ये चीज हमारे बताई जा रही है। और रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 ने रिव्यू किया है कि पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है, 2020 में और 2021 में क्या स्टेट, क्या स्टेटस रहा है, राइट। और ट्रेंड जो है 2015 से किस प्रकार का रहा है, तो इस चीज को रिव्यू करने की कोशिश करी है इस रिपोर्ट ने। और एनालिसिस के आधार पर यह चीज सामने आई है कि जो इंपैक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो हम लोग को देखने को मिलती है पूरी दुनिया भर में, मतलब कि पूरी दुनिया भर में जो ये इशू आया है, एकदम से डेमोक्रेसी से डिविएट होना शुरू हुआ है अलग अलग कंट्री का, ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जो अलग अलग कंट्री जो है वो मूव कर रही है, उसकी वजह जो है वो पैंडेमिक बताई जा रही मेनली, कि मेनली पैंडेमिक के कारण ये चीज जो है वो स्टार्ट हुई है। और काफी सारे सोर्सेस के थ्रू भी ये पता लगा है। इंटरनेशनल आईडीईए, इसको आइडिया मत बोलो, आईडीईए का ग्लोबल मॉनिटर ऑफ कोविड 19 इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और इंटरनेशनल आईडीईए का ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडिसेस, तो इनमें भी हम लोग को देखने को मिला, यानी कि इन सब रिपोर्ट्स में भी क्लियरली जो है ये चीज पता लगी है कि काफी सारी कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है जो कि डेमोक्रेसी से जो है वो हटी हैं, अलग हुई हैं, राइट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट जो सामने आई है, तो इसने क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो प्रोवाइड किया है डेमोक्रेटिक क्वालिटी के ऊपर सेम कंट्रीज के लिए, जो कि अभी इस लेटेस्ट रिपोर्ट जो लेबर ब्यूरो की, सॉरी, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, राइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल असिस्टेंस की। तो इस रिपोर्ट के अंदर जिन कंट्रीज की एनालिसिस की गई, सेम कंट्रीज की एनालिसिस जो है वो की गई थी, हम लोग को देखने को मिला इनके द्वारा, ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा, इंटरनेशनल आईडीईए के ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्सेस के द्वारा। तो उसमें भी यही चीज जो है वो पाई गई कि सेम कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से जो है वो हट रही हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। और बाकी डेमोक्रेसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके
मेंस में लिखने के लिए आ सकता है कि लोकतंत्र क्या है, ये डेमोक्रेसी क्या है, तो आप इस प्रकार की चीज मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि प्रतिनिधि सरकार, मौलिक अधिकार, चेक्स ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर नियंत्रण होता है, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, निष्पक्ष प्रशासन होता है और पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट होता है, भागीदारी होती है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, राइट? तो देखो, अभी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि आज की डेट में हमें क्या-क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण से एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी से डेविएट हो रही है, राइट? ऑथोरिटेरियनिज्म रूल की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमें कई सेंस में देखने को मिल रहा है कि इश्यूज जैसे कि चेक ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर जो है, जैसे गवर्नमेंट हमने देखा कि अभी पिछले कुछ मतलब अगर आप इंडिया की अगर अपन बात करें मेनली, तो पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो काफी बार पब्लिक का प्रोटेस्ट जो है वो नजर आया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट उस प्रोटेस्ट को जो है वो गवर्नमेंट ने एट अ टाइम रिजॉल्व नहीं किया, राइट? मतलब कि जनता जो है वहां पर रही, चिल्लाती रही, खड़ी रही, विरोध करती रही, बट कोई भी रिस्पॉन्स है वो रेजोल्यूशन को लेकर, राइट, सामने नहीं आया, राइट? वो बहुत लेटर, बहुत बाद में जो है वो आया। एटलीस्ट देखो, हमारी कंट्री की अगर जनता भड़क रही है, एक मेजर लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हुई है, एंड दैट इज क्लियर, क्लियर कट चीजें हम लोग को देखने को मिली है, राइट? इस पर आपने काफी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। और मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर तैयारी करनी है। आपके लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं है, राइट? आपके लिए मेन चीज है जनता, इस देश की जनता, राइट, जिनको आपको सर्व करना है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू हाईलाइट द इशू, राइट? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी पिछले 2 सालों में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए जिसपे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो दैट डजंट मीन कि कोई प्रो बीजेपी का या कोई प्रो एनडीए का सामने आए और बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो सब फालतू चीजें हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, राइट? तो कई बार होता है कि काफी सारे लोग जो है वो इस फालतू की पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। तो आप लोग के लिए नहीं है सब पॉलिटिक्स। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, आपके लिए देश की जनता है। आपको देश की जनता को जो है वो ध्यान में रखना है। तो हमने देखा इस बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते, काफी बार प्रोटेस्ट हुए सड़कों पर, हमें देखने को, चलो ठीक है मान लेता हूं मैं कि प्रोटेस्ट किसी एजेंडा के थ्रू हुए, बट हुए तो है ना। बट क्या उस प्रोटेस्ट को टैकल करने में, बहुत ही कम समय में टैकल करने में गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुई है क्या? नहीं हुई, राइट? तो ये एक इशू। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इंपार्शियल रहा है? नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि काफी सारी जगह पर इंटरनेट शटडाउन हुए, राइट? ठीक है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का कहना है सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस के लिए हुआ है, बट उससे कितने सारे लोग अफेक्ट हुए? हुए कि नहीं हुए? ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए रखो, बट आपने लॉन्ग टर्म के लिए इंटरनेट शट डाउन किया। सेकेंडली, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू आपने काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया, राइट? और जो कि रिपोर्ट्स ना ही सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है वो तैयार होकर आ रही है कि इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस काफी ज्यादा हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन को ड्रैकोनियन लॉ के तौर पर माना जाता है। पता नहीं, ये सब बातें हमने वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सेकेंडली, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट नहीं है, राइट? हालांकि ठीक है, हमारा जो वोटर टर्नआउट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, बट फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए जनता की तरफ से वो नहीं हो रहा, बिकॉज पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड एंड एट द सेम टाइम दे आर अवॉइडिंग, राइट, देयर एफर्ट्स फॉर पॉलिटिक्स, राइट, देयर पार्टिसिपेशन फॉर पॉलिटिक्स। तो लोग एजुकेट तो हो रहे हैं, बट साथ ही साथ आप देखिएगा, जो आप देखेंगे आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग एजुकेटेड है, दे आर अर्निंग इनफ, बट जब बात आती है पॉलिटिक्स की, तब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट? हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो किस स्तर पर काम कर रही है, दे डोंट नो एनीथिंग, दे जस्ट नो अबाउट कि जो बेसिक नॉर्मल कॉमन पर्सन को पता है। आप एग्री करते हो उस बात से? है ना? तो ये चीज जो है वो देखी गई है, ये कई बार चीजें देखी गई है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को नहीं पता, तो गवर्नमेंट क्या है, किस प्रकार से ऑपरेट करती है, वो तो दूर की बात है ना। तो कहीं ना कहीं सिटीजन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि ये जो डेमोक्रेसी से जो चीजें डेविएट हो रही है ना, ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ जो आगे बढ़ रही हैं, तो पीपल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आप लोग को बिल्डअप हुई होगी। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, तो हमने इसको ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। 2019 का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसमें ज्यादा नहीं आएंगे, बट अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बताओ जरा क्लॉज 35 इसके अंदर क्या है? जब तक आप मुझे बताओ, जब तक मैं आपको बेसिक सी एक चीज बताता हूँ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी है, जो कंट्रोवर्शियल एग्जेम्पशन क्लॉज जो हमें क्लॉज नंबर 35 देखने को मिलता है इसके अंदर, राइट। तो वो यही है, ये किस चीज के बारे में जो है वो बात करता है कि आपको याद है ना, हमने क्लॉज 35 के बारे में बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, कैसी पावर, कि वो चाहे तो कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज को, कुछ डिपार्टमेंट को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, या तो उसके कुछ प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है या पूरी तरह से उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। पता है ना कि ये सभी बातें आपको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी कमेटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसने बेसिकली अभी जो रिकमेंडेशन दी है, इसने पहली बात तो ये कही है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनके स्ट्रिक्टर रेगुलेशन जो है वो लाए जाए, और कठोर रेगुलेशन जो है वो उनके लिए लाए जाए, राइट। सभी की सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जो कि इंटरमीडिएटरीज की तरह एक्ट नहीं करते हैं, तो इन्हें पब्लिशर की तरह ट्रीट किया जाए। जो इंटरमीडिएटरीज की तरह एक्ट नहीं कर रहे उन्हें पब्लिशर की तरह ट्रीट करो आप। देखिए, आपको शायद पता होगा, हमने पहले एक एक टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, मैं फिर से इसको जो है वो रिपीट कर देता हूं कि जैसे कि ये जो सोशल मीडिया जो कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो वॉल्यूम के थ्रू जो है वो डिसाइड होता है, या फिर उनके कितने एक्टिव यूजर्स हैं और कितना वो इनकम कर रही है, उसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि उनको क्या क्या चीजें रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, सब सोशल मीडिया कंपनी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करें हम लोग, ट्विटर की बात करें, बड़ी कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनको जो है वो आपको पता होगा कि अब इनको गवर्नमेंट के पास अपना खुद का एक ऑफिशियल जो है वो रखना रहता है ना, गवर्नमेंट के पास, कि जो गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट करें। और अगर गवर्नमेंट बोले कि एक फलाना ये जो पोस्ट है इसको आप डिलीट करें, तो उसको वो डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली चीज आपको पता होगी कि किस प्रकार से गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ना एक व्यक्ति होना जरूरी है। और ये चीज तो आपको बेसिकली पता होगी कि जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा इंडिया के अंदर ही स्टोर करना है, इंडिया से बाहर डेटा स्टोर नहीं करना है ना, जानते हो ना ये सब बातें। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब एक सोशल मीडिया कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अपने एक ऑफिशियल को अपॉइंट करना है, राइट, और हमारी जो नोडल एजेंसी है उस वो जो है वो आपके ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट करेगी, राइट। और जो भी उनको रिक्वायरमेंट है 24/7, तो उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो आप अपने एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाओ। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ने जो बोला है उनको करने के लिए, वो अगर फॉलो नहीं कर रही है, राइट, तो उनको जो है कह रहे हैं कि इंटरमीडिएटरी से हटा दिया जाएगा। व्हाट डज दिस मीन, इंटरमीडिएटरी से हटा दिया जाएगा? वो इंटरमीडिएटरीज नहीं कहलाएंगी। देखो, इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर एक एक्स व्यक्ति है, ठीक है, अगर एक एक्स व्यक्ति है, उसने अगर कोई पोस्ट डाला, और वो जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं दंगे वगैरह करवाने के लिए, मतलब भड़काऊ पोस्ट है, जैसे एग्जांपल भड़काऊ पोस्ट है, राइट, तो वो पोस्ट भड़काऊ पोस्ट है। अब इस पोस्ट को डालने डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो भड़का रहा है देश की जनता को, आपस में दंगे को जो है वो कर रहा है, उकसा रहा है दंगे करने के लिए लोगों को, है ना। तो क्या इसमें फेसबुक रिस्पॉन्सिबल होगी, या ट्विटर रिस्पॉन्सिबल होगी, या वो सोशल मीडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी? नहीं, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, कि जिसने ये पोस्ट डाला है। तो ये इस प्रकार से इंटरमीडिएटरीज, मतलब कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है वो कर रही है जनता, और जो भी वो पर्टिकुलर पोस्ट करेगा उसके लिए वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक बेसिक सी चीज होती है इंटरमीडिएटरीज की डेफिनेशन के तौर पर। बट अगर हम लोग बात करें, इसको इंटरमीडिएटरी से हटाया जाएगा और इसको पब्लिशर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि आपकी वेबसाइट में अब जो भी पोस्ट कोई भी डालेगा, तो वो व्यक्ति तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, आप भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके खिलाफ भी पर्टिकुलर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये चीज है कि मतलब आप अगर जो रूल्स रेगुलेशंस जो सरकार आपको एक इस पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू प्रोवाइड कराएगी, जो आपको फॉलो करना होगा, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुनो। देखो, क्लियर सिंपल सी बात यह है कि जैसे कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी को सरकार ने कहा कि आपको ये फलाना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर सरकार ने कंपनी को बोला कि आपको अपना एक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना है, जो कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब उस कंपनी ने मना कर दिया, हम अपने ऑफिशियल को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो वो जो कंपनी होगी वो अब एज अ इंटरमीडिएटरी के तौर पर नहीं होगी, वो एज अ पब्लिशर के तौर पर होगी। मतलब कि उस प्लेटफॉर्म में जो भी व्यक्ति पोस्ट करेगा, तो कार्रवाई सिर्फ वो पोस्ट करने के वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ होगी। बात क्लियर? ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है एक इंपॉर्टेंट, कि पब्लिशर के तौर पर उसको ट्रीट करना है, राइट।
तो ये चीज, और देखिए क्लियरली लिखा है एंड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट दे होस्ट, कि जो भी उस वेबसाइट पर कंटेंट आएगा वो कंटेंट अगर आपत्तिजनक हो या फिर जिस भी प्रकार का हो, क्रिमिनल एक्ट वाला हो, तो जो कार्रवाई होगी वो प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट होगी, राइट। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होगी होगी। It said no social media platform should be allowed to operate unless parent company handling the technology set up an office in India. क्लियरली ये चीज मेंशन है। आपको अगर, यानी कि जो सोशल मीडिया कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, अगर आपको ऑपरेट करना है इंडिया में, तो इंडिया के अंदर आपका एक ऑफिस होना चाहिए, यानी कि आपकी पेरेंट कंपनी की तरफ से एक ऑफिस होना ही चाहिए, राइट। दैट आर स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन द लाइंस ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि इसके ऊपर रेगुलेशन जो है वो करेगी, और इसी चीज के लिए कि जितने भी कंटेंट जो है वो सब इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, तो उन पर रेगुलेशन रखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए एक अलग से बॉडी जो है वो बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कुछ और रिकमेंडेशन क्या सामने आए हैं? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इंडिजीनियस फाइनेंशियल सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। मतलब अगर इन कंपनीज को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है, और ऑब्वियसली बात है ये कंपनी तो बाहर की हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये पेमेंट्स वगैरह जो है वो करती हैं कई बार, राइट, इंडिया में करती हैं या फिर इंडिया से बाहर जो है वो करती हैं, तो इसको भी रेगुलेट करने के पर्पस के लिए एक अलग से बॉडी जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी, या सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का रिपल है, यूरोपियन यूनियन का इंस्टेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक ऑल्टरनेटिव इंडिया का ही बनाया गया फाइनेंशियल सिस्टम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, मेनली रेगुलेशन पर्पस के लिए, पेमेंट के रेगुलेशन पर्पस के लिए, राइट, कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी तो नहीं हो रही, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए मेनली। और जो क्लॉज 35 है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कि इसमें अलाउ किया जाता है किसी भी एजेंसी को जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, कि वो एजेंसी जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकती है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कानून से, या डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट हो सकता है पूरे के पूरे कानून से, या फिर इस कानून के कुछ प्रोविजन से। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। और वेरियस सजेशन इस रिगार्ड में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मेंबर्स ने आर्ग्यू किया पब्लिक ऑर्डर शुड बी रिमूव्ड एज अ ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन, कि पब्लिक ऑर्डर को आप एग्जेम्पशन के ग्राउंड से जो है वो हटाओ। अब क्यों हटाओ, ऐसा क्यों कहा कमेटी ने? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए ये चीज कही गई कि सरकार को अगर कुछ चीज कहनी रहती है ना, जैसे आप कल को ऑफिसर बनोगे, राइट, आपने अगर आप किसी केस की जब कार्रवाई करोगे, और इवन आपके पास कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होंगे, बट आप मीडिया जब आपसे पूछेगी तो आप क्या बोलोगे कि इस पर कमेटी जो है वो भी काम कर रही है, जांच जो है वो चल रही है ना। तो ये एक रिप्लाई होता है। तो सरकार की तरफ से जो कॉमन रिप्लाई होता है वो ये होता है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जो है वो हमने ये कदम उठाया है। तो ऐसा नहीं है, कमेटी ने मतलब ये जो रिकमेंडेशन जो आया है कमेटी की तरफ से, उसने क्लियरली ये चीज कही है कि सरकार पब्लिक ऑर्डर को ग्राउंड ना बताए। सरकार को अगर कुछ चीज, मतलब कुछ एग्जेम्प्ट करना है अपनी एजेंसीज को, तो उसको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि क्यों एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और एग्जेम्पशन जो होना चाहिए वो जुडिशियल या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी कि उनकी निगरानी पर होना चाहिए, जुडिशरी और या फिर पार्लियामेंट, इनकी निगरानी पर एग्जेम्पशन जो है वो आप ग्रांट करो, राइट, रेदर देन गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं करेगी, पूरी होल एज अ होल पार्लियामेंट करनी चाहिए, राइट। हो सकता है रेजोल्यूशन के थ्रू करें, अब वो जैसे भी करें। तो ये रिकमेंडेशन सामने आया। एंड मेंबर ने इवन ये भी सजेस्ट किया कि देयर शुड बी एन ऑर्डर इन राइटिंग क्लियरली, कि आप अगर किसी एजेंसी को या किसी डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से, एग्जेम्पशन उनको दे रहे हैं, तो आप रिटर्न में दें कि क्यों एग्जेम्प्ट जो है वो उनको किया जा रहा है, एक्चुअल रीजन क्या है, तो वो रिटर्न में दें, ना कि सिर्फ पब्लिक ऑर्डर बोलकर आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, है ना। एंड सम ऑफ देम had asked that only partial exemption should be given to the agency if needed। और इवन कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये चीज कही थी कि पूरी तरह से एग्जेम्पशन मत दो, कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन दे दो एजेंसी को अगर आवश्यकता है तो, राइट। हाउएवर अभी तक कोई भी ऐसे ये सब सजेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, राइट। तो ये पूरे हम लोग को देखने को मिला था कि ये इससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था। और आप जानते हैं इस टॉपिक को हम लोग काफी डिटेल में कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट, इन सब पूरी चीजों के बारे में, इस क्लॉज के बारे में, राइट, कि सिक्योर नेशन, ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज, आप ये पॉइंट चाहें तो आप नोट डाउन कर लें, ये अलग से एक पॉइंट है, इसके बारे में हमने बात नहीं करी है, कि एक जो सिक्योर नेशन जो होता है, राइट, एक सिक्योर नेशन alone provides an atmosphere which ensure personal liberty and privacy of an individual। यानी कि एक सिक्योर कंट्री का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि सभी लोगों के पास जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए और निजता उसको सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि
एक कंट्री जो है वो सिक्योर्ड कंट्री तभी मानी जाएगी, मतलब वहां के उस कंट्री के जो सिटीजन है वो फ्रीडम एंजॉय करेंगे और उनकी मतलब जो प्रिवेसी जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। बट काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी और प्रिवेसी जो है वो अफेक्ट होती है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, नेशन सिक्योरिटी के नाम पर, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता ही ऑलरेडी। अभी पेगासस का जैसे इशू हम लोग को देखने को मिला जो लीक हुआ, राइट। तो वो एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और ये जो क्लॉज है यही क्लॉज हम लोग को देखने को मिल रहा है जो इशू क्रिएट करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ हम लोग को इस क्लॉज 35 के अंदर देखने को मिल रहा है। इवन फंडामेंटल राइट के अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना। बट फिर भी इस क्लॉज 35 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी जा रही है वो, क्योंकि फंडामेंटल राइट के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज मतलब बहुत मतलब सटीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उस पर पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, हाँ माना है, बट एटलीस्ट वो सटीक हम लोग को देखने को मिलता है, वो किसी वजह के कारण हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब्ड है, राइट। बट यहां पर कोई डिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ पूरी पावर जो दी जा रही है क्लॉज 35 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो ये एक इशू है। महंगी क्लॉज 35 सिंपल सी चीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि यूनियन गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी भी एजेंसी को एग्जेम्प्ट करवा सकती है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से। दैट्स इट। एग्जाम मतलब कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या वो पर्टिकुलर एजेंसी जो है, जैसे ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो प्रोविजन जो शामिल है कि क्या क्या चीजें जो है वो एक एजेंसी को रखनी है, यानी कि एक एजेंसी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो डॉक्यूमेंट्स है उनका जो डेटा है तो उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकती, राइट। उस पर मतलब उसकी बिना इजाजत के, बिना उसके कंसेंट के, सहमति से उसका डेटा जो है वो नहीं लिया जा सकता, राइट। बट ये चीज एक जनरल हम लोग को देखने को मिलती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट क्लॉज 35 के अंदर एजेंसी जो है वो इन्फ्रिंज कर सकती है सामने वाले व्यक्ति के प्रिवेसी को, राइट। यानी कि उसका डेटा उसकी बिना जानकारी के जो है वो हासिल किया जा सकता है। ये चीज है बस, सिंपल सी। और जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, आप लोग को कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से एसोसिएटेड है। पुट्टास्वामी किससे एसोसिएटेड है? तो प्रिवेसी से एसोसिएटेड है। तो ये चीज भी आपको पता है। तो इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं काफी डिटेल में। और ये जो एक इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैंने भी आपको ऐड ऑन करी, ये सजेशन। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इस टॉपिक के अंदर तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये पूरी चीज अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ओवरऑल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में डिस्कस किए हुए। चलो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। आगे बढ़ सकते हैं। एक मिनट रुकना यार। किसी ने अमन को जो है वो शेयर करी है कि अपनी यूपीएससी बैच की लिंक, जिसका नंबर आखिरी में 1442 से आ रहा है। ऐसी हरकत मत करो यार, ऐसी घटिया हरकत कि जब आपको पता है कि यार इतने कम प्राइस में मैं इस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ और ऐसी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अननेसेसरली जो है वो बेजबरन में जो है ऐसी चीजें करते हैं, शेयर वेयर कर देते हैं। अभी देखिए अभी मैं कई 2-3 दिन से जो है परेशान हो रहा हूँ कि किसी ने जो है वो एक लिंक जो है वो काफी सारे लोगों को शेयर कर मारी है। अब ऐसे तो एक्सेस तो मिलेगा नहीं, राइट। बट फिर भी क्यों करना है ऐसा? मेरे पास पूरी डिटेल्स आ जाती है कि कौन शेयर करता है कौन नहीं करता। फिर इस तरीके की हरकत करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा यार? रिस्पेक्ट करो चीजों को। आप अपनी ऐसी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक पोजीशन पर जाने की तैयारी कर रहे हो और इस तरीके की तुच्छी हरकतें कर रहे हो आप। मत करो ऐसी चीजें। चलो, अब बाकी कौन रोक सकता है? टुच्चे लोगों को कोई नहीं रोक सकता। टुच्चे लोग टुच्चे ही रहेंगे। पिग्मी हॉक्स की हम लोग बात करेंगे। अरे नहीं यार राजू जी, ऐसा क्या अच्छा नहीं लगता। पिग्मी हॉक्स की हम लोग बात करेंगे। दे आर वर्ल्ड्स रियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर हैं ये, राइट। पिग्मी हॉक्स, तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये बहुत बेचारे खतरे में हैं। वाइल्ड में तो बहुत ही इनकी कम संख्या जो है वो हो चुकी है। और पिग्मी हॉक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं गाइस, तो ये एलुवियल ग्रासलैंड पर रहते हैं। जो हिमालय का जो सदर्न फुट हिल्स है, राइट, नीचे वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, जो
मैदान जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जलोढ़ घास के मैदान, राइट, एलुवियल ग्रासलैंड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, डेंस बिल्कुल एकदम, तो वहां पर ये निवास करते हैं, इंडिया में रहते ही हैं। और मानस नेशनल पार्क कहां पर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आसाम आपको ध्यान में रखना है कि इन कुछ इसके आसपास की कुछ एरियाज पर ये पाए जाते हैं। और वाइल्ड में, जंगली एरिया पे मात्र 250 के आसपास ही है ये, राइट। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स के तौर पर ये हमें देखने को मिलते हैं। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्ट किया है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। क्या है फुल फॉर्म एमएसपी का, बताओ। इतनी इजी सी चीज पूछ रहा हूं मैं तो हम लोग एमएसपी के बारे में बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये एमएसपी, बताइए। तो देखिए, फार्मर जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैंने आर्टिकल आप लोग को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था कि फार्मर्स अब एमएसपी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, गारंटीड एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, राइट। और एमएसपी है क्या, तो ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पर किसानों से सरकार जो है वो ग्रेन्स परचेज करती है, फसल, किसानों से फसल जो है वो बाय करती है, परचेज करती है, जिस रेट पर सरकार, उसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। आज की रेट में एमएसपी जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए, 23 फसलों के लिए जो है वो सरकार निर्धारित करती है। स्पेशली ये जो 23 फसलें जो हैं, ये खरीफ और राबी दोनों के ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इनपुट इंटू 1.5। मतलब कि किसान ने जितना पैसा लगाया उस फसल को ग्रो करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, 1.5 डेढ़ गुना से उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट, कि 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फार्मर्स। तो ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक और फॉर्मूला भी है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूनियन बजट 2018-2019 में अनाउंस किया गया कि इसी चीज के बारे में कि एमएसपी जो होगी वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, यानी कि जितनी लागत किसान को लगती है उस पर्टिकुलर फसल को उगाने के लिए, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से, कि उतना जो होगा वो मल्टीप्लाई करके एमएसपी होगा, जितनी मिनिमम वैल्यू जो कि सरकार प्रोवाइड कराएगी किसान को उसकी फसल परचेज करने के लिए। और एमएसपी जो होती है वो साल में 2 बार जो है वो फिक्स की जाती है। और किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन के आधार पर, याद रखिएगा। और सीएसीपी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये अपनी सेपरेट रिपोर्ट सबमिट करती है किस चीज के रिकमेंडेशन पर, खारिफ और राबी सीजन दोनों सीजन पे क्रॉप्स के क्या प्राइसेस होंगे, तो उस पर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एंड विच प्रोडक्शन कॉस्ट आर टेकन इन फिक्सिंग एमएसपी, तो आपको अब जो चीज ध्यान में रखनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो सीएसीपी क्या करती है, ए2 और एफएल और सी2, इन चीज को ध्यान में रखती है। अब आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज पता होनी चाहिए, बहुत ईजी है। ए2 का मतलब कि जैसे कि एक किसान है, किसान जब बीज खरीदता है उसको जो पैसा लगता है, फर्टिलाइजर खरीदता है तो उसमें जो उसका पैसा जाता है, केमिकल्स खरीदता है, कुछ लेबर्स को हायर करता है, फ्यूल लेते हैं, इरिगेशन करते हैं तो उसमें भी उनको पैसा जो है वो लगता है, मशीनरी वगैरह, राइट। तो ये जितने भी पैसे जो किसान को लगते हैं, जितनी भी लागत उनकी लगती है ये सब चीजों में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए2। और एफएल यानी कि फैमिली लेबर, राइट। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक तो लागत लग गई किसान की, प्लस अब देखो किसान के घर वाले भी हैं, राइट, फैमिली मेंबर्स भी हैं। अब वो भी तो ऑब्वियस सी बात है कि खेत में जाते हैं और किसान का जो है वो साथ देते हैं, राइट, फैमिली मेंबर्स सभी लोग, उसके घर के सदस्य लोग, राइट। तो अब उनकी जो एक्चुअली उनका जो इनपुट है वो काउंट नहीं होता है ना। अब जैसे घर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे घर में जैसे हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी मम्मी जो है वो कितना काम करती हैं, राइट, हमारी सिस्टर जो है वो कितना काम करती हैं, राइट, घर में, राइट। और कई बार जैसे हम लोग को देखने को मिलता है कि अब जैसे जेंडर बायस नहीं होऊंगा मैं, बट फिर भी जैसे बात करें मेल्स को भी इंक्लूड कर देते हैं कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि पापा जो है वो घर में कुछ चीज खराब हो गई तो वो बस कसने बैठ जाते हैं, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं, हालांकि होता नहीं है बहुत बार, राइट, वो उल्टा और ज्यादा खराब हो जाता है, पैसे और लग जाते हैं, इतनी बार समझा समझा के परेशान हो जाते हैं कि भैया बाहर जाके दिखवा दो, करवा लो, बट नहीं, हमें तो करना है काम, प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, बोलते हैं हमें तो सभी खुद ही करना है, फिर गड़बड़ करके फिर ले जाते हैं, क्या करें अब।
ऐसा होता है ना, बट फिर भी उनकी मेहनत के क्या उन्हें हम पैसे देते? नहीं देते। बट यहां पर जो ये जो कॉस्ट है, इसमें ओवरऑल कॉस्ट जो किसान को जो लगती है, जो प्रोडक्शन खेत मतलब फसल की प्रोडक्शन में लगती है, उसमें फैमिली लेबर की कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। अब C2 कॉस्ट क्या होती है? अब हो सकता है कि किसान का जो खेत है वो उसका खुद का ना हो, उसका उससे रेंट देना पड़े, राइट? और या फिर उसने कहीं से लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, उस पर उसे इंटरेस्ट चुकाना हो। तो ये पूरी चीजें भी देखी जाती है, और ये सब चीजें देखने के बाद जो कॉस्ट जो आती है, तो उसका 1.5 इंटू 1.5 कर दो, 1.5 गुना ज्यादा उसका कर दो, तो वो होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बात समझ में आई आपके? तो ये होती है चीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब लिमिटेशन क्या हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर? तो मेन प्रॉब्लम क्या है एमएसपी के साथ? तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि सरकार जो है व्हीट और राइस, गेहूं और चावल को छोड़कर सभी के सभी क्रॉप जो है वो परचेज नहीं करती है, राइट? क्योंकि गेहूं और चावल एक ऐसी चीज है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो राशन शॉप जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके माध्यम से जो सरकार जो है वो पब्लिक तक पहुंचाती है जो चावल और गेहूं, तो उसके लिए वो यहां से खरीद लेती है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये एक चीज है कि गेहूं और चावल ही बहुत ज्यादा जो है वो खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, और बाकी दूसरे क्रॉप्स नहीं खरीदे जाते हैं। और इवन कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐसी स्टेट्स जहां पर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है किसानों से, और कंपेयर टू ऐसी स्टेट जहां पर प्रोक्योर नहीं करती, तो वो भी एक डिवीजन है। यानी कि पैन इंडिया एमएसपी जो है वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया में एमएसपी का बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पाता, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंट है, कमीशन एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मंडी ऑफिशियल, जो एपीएमसी ऑफिशियल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये इसकी खामियां है, ये इसकी कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो ये चीज है। तो ये है पूरा एमएसपी का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अब किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। और आज का अपना ये लेक्चर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। अरे होगी, चलेगा सबके सब। प्रीति जी को गुरुकुल प्रोग्राम के बारे में समझाना है, तो प्रीति जी कौन समझाएगा गुरुकुल प्रोग्राम के बारे में? भैया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन समझाएगा प्रीति जी को? किसको समझ में आ गया गुरुकुल प्रोग्राम? बताओ जरा, मैं आप लोग का ये स्टूडेंट कंट्रोल ऑन कर रहा हूँ। ऑन है, चालू करो अपने माइक को और बताओ। अरे कोई ऑफिसर तो स्कीम को समझा दो मेरी। अरे भैया कोई ऑफिसर स्क्रीन समझा दो। अरे वो साउंड में प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक्चुअली क्या पीछे रेन का मैंने वो बैकग्राउंड लगा के रखा था। अरे आने वाले समय में आप लोग ऑफिसर बनोगे। चालू करो अपने माइक को जल्दी, और मेरी स्कीम को समझाओ गुरुकुल प्रोग्राम की। देखो कोई भी नहीं आ रहा। 16 स्टूडेंट अभी एक्टिव हैं। हाँ आ गए, आ गए। राजीव कुमार जी आए हैं। बताओ राजीव कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए, प्रीति जी को बताइए। आप, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, प्रीति जी को बताइए और बाकी स्टूडेंट को बताइए। गुरुकुल प्रोग्राम जो है, इसमें सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, तो एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी तरह का है। सभी स्टूडेंट जैसे यूट्यूब में सर लाइव आएंगे, उसमें आप लोग जुड़ेंगे, और जो टाइम टेबल दिया गया है, जैसे 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक करंट अफेयर्स रहेगा। तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी, जिस तरह से हमने टाइम टेबल दिया है। और जो टाइम टेबल है उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का पॉइंट्स बनेगा, और जिन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहेगा उन्हें 1000 पर मंथ दिया जाएगा, और ये पॉइंट्स हर मंथ में फिर से रिन्यू कर दिए जाएंगे। यही है गुरु प्रोग्राम। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा लगा है कि अधिकारी वाली फीलिंग आई है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। देखो यार, स्कीम्स आप लोग को समझानी है जनता को, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है।
और मेरा रोल यही है कि अल्टीमेटली जो है वो आप अपनी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करें, क्योंकि मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो वो उसमें आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऑफिसर वाला एटीट्यूड। बात समझ रहे हो? हाँ जी प्रतिज्ञा जी, स्टार्ट तो ऑलरेडी हमने अभी ट्रायल के तौर पर आज कर दिया है, राइट। वैसे सभी लोगों के लिए ओपनली, सभी यूट्यूब में सभी के लिए 1 दिसंबर से ओपन हो जाएगा ये प्रोग्राम, और बाकी डिस्क्रिप्शन पर उसकी पूरी डिटेल्स हम दे रहे हैं। और कुछ पूछना है किसी को? सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है ना अपना, वही है ये जो अपन अभी तक टीचमेंट में करते आ रहे थे, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। इसको अपन, हाँ हाँ प्रतीक, नहीं आज के पॉइंट नहीं जोड़ेंगे। 1 तारीख को सुबह 4:30 बजे जैसे ही चालू होगा उसी समय मैं सबके लिए रीसेट कर दूंगा, मतलब कल की तारीख को सबके लिए रीसेट हो जाएगा। निगम जी कहां पे वॉइस की प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं, यूट्यूब पर एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो टेलीग्राम से जो रीडायरेक्ट करता हूं ना यूट्यूब पर, तो उसमें कई बार वॉइस की प्रॉब्लम होती है, बट आप देखिएगा उसके बाद जो थोड़ी देर बाद वीडियो आता है उसमें वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती। आप मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स की वीडियो की बात कर रहे होंगे, तो आपने वो वहां पे देखा होगा, तब आपने ये चीज जो है वो देखी होगी, है ना। बट उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें वॉइस प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी मैंने ऐसा कर दिया कि अभी अभी आपको सिर्फ यूट्यूब पर अगर वीडियो देखना है तो ये रिकॉर्डेड वीडियो जैसे ही मैं ये एंड करूंगा और आपके पास जो इसकी रिकॉर्डिंग जब आती है तब वो वाली रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा। मैं यूट्यूब पर इसको डायरेक्टली लाइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली लाइव होगा तो टीचमेंट वाले अपने जो स्टूडेंट्स उनको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो वाले पॉइंट लाइव वालों के बढ़ते आएंगे। तो इसलिए मैंने वो चीज करी है कि ये वाली क्लासेस रिकॉर्डेड उनको मिल जाएगी जो भी स्टूडेंट्स पेड बैच में नहीं है, और बाकी शाम वाली जनरल स्टडीज की रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ यूपीएससी बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगी। Points will be calculated by the system 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो फिर अब साइन ऑफ करें। अभी देखिए 12:30 बजे आपकी एक और करंट अफेयर्स की क्लास है। ये मैसेज जो है वो यूपीएससी बैच के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स की लाइव अटेंड कर रहे हैं। बाकी फिर कल से 1 दिसंबर से करंट अफेयर्स के बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइव अटेंड कर पाएंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है। अच्छा, एक और चीज प्रीति जी ने बोला कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे। देखो आप लोग पॉइंट पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहो तो वीडियो को ऑफ करके भी पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ो। देखो यार, अल्टीमेट आपके लिए सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर यूट्यूब बंद भी कर देते तो क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है। आपको तो पता है ना कि आपने कितनी देर पढ़ाई करी, यू नो अबाउट इट। मैन्युअली लिखो, अपनी एक डायरी मेंटेन करो। अभी आपने 2 घंटा पढ़ लिया, लिख लो कि आई हैव स्टडी 2 आवर्स, राइट। फिर आखिरी में जिसको जो टॉप इंडिविजुअल को रिवॉर्ड मिलेगा, वैसे तो देखो सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो आप यूपीएससी बैच के स्टूडेंट्स को मिलने ही वाले हैं। पॉइंट मतलब वो वाले पॉइंट नहीं, यूट्यूब वाले पॉइंट नहीं, एक जनरली पॉइंट, क्योंकि आपकी पढ़ाई मेरे ख्याल से 9, 9:30, 10 घंटे की मैं शेड्यूल करके रखता हूँ। तो आपके लिए तो एक अलग ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल रही है। ये मेन चीज जो है वो उस 1000 रुपए को मत देखो यार, कि जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसको 1000 रुपए मिलेगा। वो 1000 रुपए मत देखो, आप कोई कोई मत देखो। आपको आईएएस की रैंक देखनी है। आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो आईएएस की रैंक होना चाहिए, आईपीएस की रैंक, आईएफएस की रैंक। वो आपका मेन गोल होना चाहिए। दैट शुड बी योर अट्रैक्शन। ये तो एक जनरली 1000 का मैंने इसलिए रखा है कि यार, कि ठीक है यार, जो भी टॉप आएंगे तो उसको अपन अपनी तरफ से जो है वो करेंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे अपनी तरफ से, देंगे। और टॉप 10 वाले स्टूडेंट को सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो टॉप आएंगे। आप लोग यूपीएससी बैच के स्टूडेंट, आप पंचुअल हो ही चुके हो। आप लोग पंचुअल हो ही चुके हो। टॉप 10 में जो भी आएगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वन वाले को रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। फिर जैसे ही अपना बढ़ेगा, मतलब जैसे व्यूअर्स बढ़ेंगे, लोग और इंटरेस्ट लेंगे, तो ये इस रिवॉर्ड को और बढ़ा देंगे अपन, और क्या। इशिका जी ऐसा नहीं, मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर। जल्दी सिलेक्शन लो, फिर फॉर्च्यूनर लेके आओ मेरे लिए। चलो हाँ, अब राजवीर जी 12:30 बजे हम लोग को मिलना है। 12:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 25 तारीख, सॉरी कौन सी 26 तारीख का करंट अफेयर हो गया, 25 का हो गया। ये वाला 25 का था ना, 25 का था। हाँ, अब नेक्स्ट जो होगा आप पढ़ के आइएगा। अभी मैंने आपको तीन तीन फाइल शेयर कर दी ऑलरेडी, पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की मिल गई है।
अभी 2 पीडीएफ जो है वो पढ़ो, वैसे हुआ तो शायद एक ही पीडीएफ में कवर करवा पाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ी एक आधी घंटे के गैप के बाद फिर दूसरी पीडीएफ करेंगे, ऐसा करके आज आज हम लोग 3-4 दिन की पीडीएफ कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? बट सर से रिकॉर्ड हो रहा होगा तो अरे देखो, इंसाफ इंसाफ और नाइंसाफी वाली बात, इंसाफ इंसाफ अगर किसी को इंसाफ चाहिए और नाइंसाफी वाली बात है यार, आप ज्वाइन कर लो ना बैच को, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐसी को तो हुआ फीस तो मैंने रख के नहीं रखी हुई है कि यार एकदम ही 1-1 लाख रुपए मैं लेके रख रहा हूँ। जिसको अगर रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करनी है, जिसको लाइव क्लास अटेंड करनी, ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? राजीव जी, जॉब वालों के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज फॉलो करनी है, सुबह 4:30 से 6:30 वाला, और 6:30 से ये 8 वाला जो प्रोग्राम है आपका करंट अफेयर्स का। तो अगर आप जॉब में हो तो ये 4 घंटे तो आपने बढ़िया पढ़ाई कर ली, इफेक्टिव पढ़ाई हो गई आपकी। फिर आप आओ शाम में 6 बजे, 6 बजे से जनरल स्टडीज पढ़ाई करो, और 8 से 10, तो ऐसे करके आपने 8 घंटा पढ़ लिया। 6 से 10 आपको जाना है, 10, 10:30 बजे या बीच में, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उस समय खाना खा लिया 15 मिनट में आपने। तो जो जॉब में है तो उनको अपना टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और टेंशन नॉट हो जाता है। इसलिए ये शेड्यूल मैंने सुबह 7:30 बजे से इसलिए भी रखा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जल्दी सुबह उठोगे तो जल्दी दिन की शुरुआत होगी, जल्दी दिन की शुरुआत होगी तो सिलेक्शन तक जल्दी पहुंचोगे, गोल तक जल्दी पहुंचोगे। अरे यार राजवीर जी, पता है नाम किसी के अनाउंस करना क्या अच्छा नहीं लगता, बट लोग बात को मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने टुच्चे कैसे हो सकते हैं लोग यार। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती यार कि चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, होते हैं कुछ कुछ लोग की प्रवृत्ति ऐसी होती, कुछ नहीं कर सकते, अब छोड़ो। नहीं यार देखो यार, इंसान पर्सनालिटी पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है ना राजवीर जी, पर्सनालिटी पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है। वो जैसा कर रहे हैं वैसे ही मैं भी करने लगूं, उसके कारण से मैं चीजों को और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मैंने एक्चुअली में हुआ ये था कि आ, सर इससे भी ज्यादा, हाँ हाँ बहुत ज्यादा होते हैं यार, मुझे भी पता है। चलो कोई ना यार, ऊपर वाला देखता है सभी चीज, और ऊपर वाला मेरी तो बहुत अच्छे से व्यवस्था करके रख रहा है, आप लोगों से मिलवा के रखा है यार, जेन्युइन लोगों से मिलवाया, और क्या चाहिए मुझे? कोई बात नहीं प्रियंका जी, अभी आप पर फिर भी जो है देखो यार, मैंने पता है क्या कहा था कि यूपीएससी बैच में हो आप या फिर अगर नहीं भी हो, तो सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डेडिकेटेडली 1 से 1.5 साल तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी के अलावा। दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि दूसरे एग्जाम में अपन डिविएट होते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, अब मैं भी साइन ऑफ करता हूँ, मैं भी निकलता हूँ जिम। अब अपन मिलते हैं 12:30 बजे। चलो, जय हिंद।